हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखिए, अपना सिविल इंजीनियरिंग का एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज चल रहा था और सब्जेक्ट चल रहा था अपना इरिगेशन इंजीनियरिंग। ठीक है। देखिए, आज जो अपना टॉपिक है जिसके अपन क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज इरिगेशन वाटर क्वालिटी, और थोड़े से क्वेश्चन वाटर लॉगिंग के भी हैं तो वो भी इसके साथ ही निपटा लेंगे। ठीक है ना। देखो, एई जेई के क्वेश्चन, इसके अलावा ईएससी के क्वेश्चन और इसके अलावा जो भी अपने अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बनते हैं जिनके पूछे जाने के चांसेस हैं, वो सारा अपन इसमें कवर करेंगे। ठीक है ना। और एक बात मैं बता दूं, देखो वाटर क्वालिटी पढ़ रहे हैं तो आप सभी को पता है जैसे अपनी ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी होती है उसी तरीके से इरिगेशन वाटर की भी क्वालिटीज होती हैं। ठीक है। मैं आपको डिटेल में तो इसके वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ, यहाँ पे अपन क्वेश्चन देखेंगे। और दूसरी बात की, देखो क्वालिटी जब होती है तो इनके कुछ पैरामीटर होते हैं जो कि फिक्स होते हैं। ठीक है ना। और वो वैल्यू आपको याद ही करनी पड़ती है, उसका कोई और इलाज नहीं होता। ठीक है ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे अपन देखते जाएंगे, जो चीज समझने की है वो समझ लेंगे, जो आपको याद करने का है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है आपसे। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल स्टार्ट गेटिंग बैडली इम्पार्टेड व्हेन पीएच ऑफ सॉइल एक्सीड। और क्वेश्चन अपने पास सेकंड है, द सॉइल बिकम प्रैक्टिकली इनफर्टाइल व्हेन इट्स पीएच वैल्यू इज अबाउट। तो आप सभी को पता है कि पीएच वैल्यू के बिहाफ पे आपकी सॉइल की एसिडिक नेचर या सैलाइन नेचर आपका क्या होगा, डिफाइन होगा। ठीक है। पीएच आपकी अगर बढ़ रही है तो भी आपके लिए हैजार्डियस है, और पीएच आपकी अगर बहुत ज्यादा घट रही है तो भी आपके लिए क्या है, हैजार्डियस है। ठीक है। क्योंकि देखिए, जो मेरी सॉइल है उसमें क्या साल्ट प्रेजेंट है, कौन से एसिड प्रेजेंट है, कौन से उसमें कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड कुछ भी है, वो सारी की सारी उसकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा माना जाता है कि अगर मेरी पीएच जो है सॉइल की वो 10.5 या 11 से ज्यादा हो जाए, 10.5 या 11, जनरली 11 माना जाता है क्वेश्चंस में, तो अगर 11 से ज्यादा हो जाती है तो उस केस में मेरी जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाती है, मतलब उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है ना। अगर इससे कम है तो मेरे पास कुछ मेजर होते हैं प्रिवेंटिंग, मैं रिक्लेमेशन कर सकता हूँ, उसका कुछ चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो गई तो मेरी सॉइल खराब मान ली जाती है। ठीक है ना। और 11 पीएच बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा सैलाइन केस हो जाता है, उस केस में मेरे पास बहुत ज्यादा साल्टी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो ये याद रखना आप। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। अगर आपकी पीएच 11 से ज्यादा है तो उस केस में आपकी सॉइल की फर्टिलिटी लगभग खत्म मान ली जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और हाँ, एक और बात आपके लिए कि जो मेरे पास असेप्टेबल वैल्यू होती है, जो आपके पास असेप्टेबल वैल्यू होती है पीएच की, वो जनरली होती है आपकी 5.5 से 7.5 या 8 के बीच में। ठीक है ना। इस रेंज के वाटर को आपके जो इरिगेशन है उसके लिए क्या माना जाता है, सुटेबल माना जाता है। ठीक है। इसका भी क्वेश्चन आ जाएगा, देख लेंगे अपन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपसे, सैलिनिटी ऑफ सॉइल इज, और ये 2007 में पूछा हुआ है। अब देखो, सैलिनिटी हो गई मतलब कि जो मेरी सॉइल है उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन आपकी क्या हो गई, बढ़ गई बहुत ज्यादा। ठीक है। मैंने आपको इसको अच्छे से समझाया था कि जब साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो हमारे पास क्या इफेक्ट आते हैं। ठीक है। आपका क्या होता है, मैं आपको हल्का सा रिमाइंड कराऊं तो साल्ट की कंसंट्रेशन अगर मेरे पास बढ़ती है, ठीक है, तो पहली बात तो क्या होगा, इसमें यील्ड से रिलेटेड पूछा हुआ है, तो अगर मेरे पास साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो यील्ड क्या होती है आपकी, गिरने लग जाती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो जो ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, वाटर को लेने का जो ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो जाएगा, मेरा ठप पड़ जाएगा, धीमा पड़ जाएगा। ठीक है। वाटर जो मेरे पास आ रहा है प्लांट में वो भी कम पड़ जाएगा। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए थे पानी के थ्रू वो मिलना कम हो जाएंगे, और मेरी जो यील्ड है क्रॉप की वो डाउन होने लग जाएगी। ठीक है ना। तो सैलिनिटी की वजह से मेरा क्रॉप यील्ड बढ़ता तो नहीं है, ये तो मेरी पास बात क्या हो गई, गलत हो गई। घटता तो ये सही होती। ठीक है। बी ऑप्शन है मेरे पास, मेक सॉइल इनफर्टाइल, मेक सॉइल इनफर्टाइल। ठीक है ना। इम होता है, इन होता है, शायद इन होता है ना। ठीक है। तो सॉइल को इनफर्टाइल करता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वो क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को डाउन करता है। मतलब फर्टिलिटी दैट मींस सिर्फ पैदा करने की क्षमता। ठीक है ना। पैदा करने की क्षमता, इट मींस उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स है, क्रॉप के लिए कितने बेनिफिशियल है वो। ठीक है। अगर साल्ट आ गए तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा नुकसान हो जाते हैं इसके सॉइल के लिए, और वहां पे पेड़ पौधे पैदा होना कम हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास साल्ट सॉइल की सैलिनिटी बढ़ती है तो वहां पे सॉइल की फर्टिलिटी डाउन हो जाती है। तो बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, करेक्ट हो गया। तीसरा ऑप्शन अगर अपन देखें, रिड्यूस वाटर लॉगिंग, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का तो कोई मतलब निकल नहीं रहा। वाटर लॉगिंग का एक तरीके से दुष्परिणाम होता है आपके पास सैलिनिटी। ठीक है ना। तो रिड्यूस करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, कोई मतलब चांसेस ही नहीं है। तो सी ऑप्शन ऑब्वियस ही बात है आपका गलत हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर आपका 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इरिगेशन वाटर हैविंग एसएआर, मतलब एसएआर की फुल फॉर्म पता होगी आपको क्या होती है, सोडियम एब्जॉर्प्शन वैल्यू, ये होती है आपके पास क्या, एसएआर की फुल फॉर्म। क्वेश्चन बोला गया है आपसे कि इरिगेशन वाटर विच हैव मोर एसएआर वैल्यू ऑफ 20 इज कॉल्ड, आपके पास अगर कोई इरिगेशन वाटर है जिसकी की सार वैल्यू आपके पास 20 दी हुई है तो उस टाइप के वाटर को क्या बोला जाएगा, वेरी हाई सोडियम वाटर, हाई सोडियम वाटर, मीडियम सोडियम वाटर और लो सोडियम वाटर। देखिए आप सभी को पता होगा कि जो सार वैल्यू होती है वो आपकी सोडियम की कंसंट्रेशन को बताती है, ठीक है, क्योंकि जो मेरे पास जितने भी कैटायंस होते हैं, जितने भी मेरे पास एक्सचेंजेबल कैटायन होते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो अफेक्ट करता है सॉइल की फर्टिलिटी को या इरिगेशन की क्वालिटी को, वो होता है मेरे पास सोडियम आयन, ठीक है ना। तो सोडियम आयन की व्याप पे क्या की जाती है, इरिगेशन वाटर की क्वालिटी चेक की जाती है, और जिस फैक्टर के थ्रू की जाती है दैट इज कॉल्ड सार फैक्टर या सार वैल्यू, ठीक है ना। तो सार वैल्यू के व्याप पे आपकी क्या होती है, एक तरीके से वाटर की क्वालिटी फिक्स की जाती है। देखो मैं आपको बता देता हूँ एक टेबल बना के, देखिए पेन और इधर उधर निकल जाता है। देखिए आपके पास अगर सार वैल्यू 0 से लेके 10 है तो उस केस में आपका जो वाटर होगा वो होगा लो सैलाइन वाटर, लो सैलाइन, या इसे बोल सकते हैं आप लो सोडियम वाटर, या इसे बोला जा सकता है लो सोडियम वाटर, ठीक है। अगर आपके पास वैल्यू होती है इसकी 10 टू 18, तो इस केस में इसे बोला जाएगा मीडियम सैलाइन वाटर या मीडियम सोडियम वाटर, ठीक है। अगर आपके पास 18 से लेके 26 तक होती है तो इस केस में इसे बोला जाएगा हाई सोडियम वाटर या हाई सैलाइन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास इसकी वैल्यू 26 से ज्यादा है तो उस केस में इसको बोला जाएगा वेरी हाई सोडियम वाटर। ये टेबल याद रखना, इस पे 4-5 क्वेश्चन और हैं तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक तो अभी देख ही सकते हो आप, तो यहाँ पे आप देख लीजिए अगर सार वैल्यू मेरी 20 है, मतलब कि 18 और 26 के बीच में आ रही है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास वाटर हो जाएगा हाई सोडियम वाटर, मींस ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास ये हो गया, टेबल याद रखना, बना लेना, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना जैसा भी, क्योंकि देखो पेन टेप पे बहुत अच्छी राइटिंग या हैंड राइटिंग नहीं आती है, ठीक है ना। तो ये मैंने बना दी गंदी सी, तो आप इसको नोट कर लेना जैसे भी है। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है what is the classification of irrigation water having the following characteristics, concentration of sodium plus 2 ion, sodium plus हाँ calcium plus 2 ion and magnesium plus 2 ion are 24, 5 and 3 milli equivalent per liter respectively। अब देखिए आपके पास Na plus Ca+2 Mg+2 इनकी क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है। सोडियम की आपके पास 24 मिली इक्विवेलेंट, कैल्शियम के आपके पास 5 मिली इक्विवेलेंट और मैग्नीशियम के आपके पास 3 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। आपको क्या बताना है कि जो मेरे पास इरिगेशन वाटर है इस पर्टिकुलर कंडीशन में उसका क्लासिफिकेशन क्या है या उसका टाइप क्या है, ठीक है। तो आपको पता है अगर आपके पास सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मिली इक्विवेलेंट में कंसंट्रेशन दे रखी है तो उस केस में क्या होता है, आपके पास सार वैल्यू का एक फॉर्मूला निकल के आता है और वो फॉर्मूला होता है आपके पास मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम प्लस आयन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयन प्लस में मिली इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम प्लस 2 आयन डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूले से मैं सार वैल्यू निकाल लूंगा और सार वैल्यू से मैं क्या कर सकता हूँ, इस टेबल के हेल्प से क्वालिटी का पता लगा सकता हूँ, वाटर के टाइप का पता लगा सकता हूँ। तो फॉर्मूला में वैल्यू रखें, आ जाएगा आपके पास सोडियम प्लस 2 की है आपके पास 24, कैल्शियम की है आपके पास 5, उसकी है आपके पास 3 डिवाइड बाय 2, तो ये बचेगा मेरे पास 4 और 4 का अंडर रूट लूंगा तो 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 24/2, दैट मींस आंसर आ जाएगा 12। क्लियर ना। तो सार वैल्यू आपको पास पता लग गई इस पर्टिकुलर केस की कितनी है भाई, सार वैल्यू कितनी है आपके पास, 12 आ गई ना। अगर मेरे पास सार वैल्यू 12 है किसी पर्टिकुलर इरिगेशन वाटर की तो वो कहाँ जाएगा आपका, इस टेबल के अकॉर्डिंग कहाँ जाएगा, 10 और 18 के बीच में, दैट मींस मीडियम सोडियम वाटर या मीडियम सलाइन वाटर। क्लियर है ना। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मीडियम सोडियम वाटर। क्लियर है। ये हो गया क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इनको न्यूमेरिकल में काउंट मत करना, कि ऐसा मत सोच लेना तुम कि भाई ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बिना कैलकुलेटर वाले एग्जाम में नहीं आएंगे। अब यहाँ कैलकुलेटर की कहाँ जरूरत पड़ी तुमको, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बेशक पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं है इनमें, ठीक है ना। और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आप हाथ पे भी करना सीखो, मतलब मुजबानी करना सीखो, क्योंकि देखो कई एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता आपको प्रीलिम्स में, ऑब्जेक्टिव में, लेकिन ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स वहाँ पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और इतना सही फर्क होता है, देखो इतना सही फर्क होता है सिलेक्शन में और नॉन सेलेक्टिव पर्सन में, कि वो सिलेक्शन वाला 2 क्वेश्चन ज्यादा करके आता है, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसके 2-3 क्वेश्चन कम रह जाते हैं। बस आप ये मानो
कि मुश्किल से 3, 4, 5 नंबर का फेल होता है पूरा का पूरा, ठीक है ना। और वो 5 नंबर इन्हीं चीजों के आते हैं, क्योंकि टेक्निकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आउट ऑफ 100 में से 55-60 नंबर हर कोई बंदा ले आता है, ये बात आप फैक्ट मान के चलो, ठीक है ना। और इसके बाद आपके 2-2, 3-3 नंबर बढ़ने बहुत ज्यादा मैटर करने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपकी असल परीक्षा सामने आती है, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखो। और आजकल ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है, आजकल क्या है कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स एसएससी भी पूछने लग गया है, स्टेट के एग्जाम होते हैं वो भी पूछने लग गए हैं, तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स की तो आप आदत डाल लो, ठीक है ना। जो बहुत ज्यादा हैवी हैं, जिनमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती कैलसी के बिना, उनको आप एक बार में छोड़ सकते हो, उनको मत करो, क्योंकि ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसे, क्योंकि देखो कैनाल डिजाइन जब आपको मैंने पढ़ाई थी तब भी उसमें न्यूमेरिकल थे, मैंने आपको ड्यूटी डेल्टा कराया था उसमें भी आपके क्या थे, न्यूमेरिकल थे, एफिशिएंसी में आपके न्यूमेरिकल थे एसएससी जेई में, अदर एजेई एग्जाम में, ठीक है ना। इसके अलावा आपको इंटेंसिटी कराई थी उसमें भी थे, मतलब छोटे मोटे न्यूमेरिकल तो पूछे जा सकते हैं बिना कैलसी अलाउड ना हो तब भी, ठीक है ना। तो इतना तो आप करना सीखो, क्लियर है ना। क्योंकि एक मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी तैयारी करता था थोड़े समय पहले, तो क्या होता है एक धारणा बनी हुई होती है कि भैया जिस एग्जाम में कैलसी अलाउड नहीं है वहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, जनरली बोला जाता है। लेकिन अब भी देखो ट्रेंड चेंज हो गया है, अगर अपन पिछले 2 साल के पेपर उठा के देखें तो ऐसा कुछ मिला नहीं अपने को, ठीक है। पहले होता था आज से 3-4 साल पहले, लेकिन अपन 3-4 साल पहले पेपर नहीं दे रहे हैं, आप आज के टाइम पे पेपर दे रहे हो, तो आज के हिसाब से तैयारी करो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, विच वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है आपका, एसिडिक सॉइल आर रिक्लेमेड बाय। तो अब देखिए आपके पास दो तरह की सॉइल होती है, एसिडिक और सेलाइन, ठीक है। इसको थोड़ा ढंग से बना देता हूं, एसिडिक और सेलाइन, ठीक है। रिक्लेमेशन का याद रखना आप, क्योंकि ये डिटेल में तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एसिडिक सॉइल का अगर मुझे रिक्लेमेशन करना है, मतलब वापस उसकी फर्टिलिटी अप करनी है, आपको एसिडिटी कम करनी है सॉइल की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें लाइमस्टोन का यूज करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें लाइमस्टोन का यूज करना पड़ेगा। आपके पास अगर सेलाइन सॉइल है बहुत ज्यादा, तो उस केस में आप यूज करोगे जिप्सम का, उस केस में आप यूज करोगे जिप्सम का। दोनों याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अगर एसिडिक है तो लाइमस्टोन, और अगर सेलाइन है तो जिप्सम, ठीक है। याद होगी आपको और होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इस पे बनेंगे, बेशक बनेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे क्या पूछा गया है, एसिडिक सॉइल पूछा गया है, तो एसिडिक सॉइल में अपन किसका यूज करते हैं, लाइम मोटार का यूज करते हैं लीचिंग के टाइम, ठीक है ना, क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है आपसे, एल्कलाइन सॉइल का पूछ लिया है, सेलाइन सॉइल का पूछ लिया, ठीक है। तो इसके रिक्लेमेशन में आपको किसका यूज करना पड़ेगा, जिप्सम का यूज करना पड़ेगा। आपको किसका यूज करना पड़ेगा, जिप्सम का करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे लीचिंग की जो एफिशिएंसी होगी वो निकल के आएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए आपके पास अगर ब्लैक एल्कली प्रेजेंट है, ये बात मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले, अब वापस से हल्का सा बता देता हूँ कि अगर आपके पास ब्लैक एल्कली प्रेजेंट है, तो ब्लैक एल्कली नॉर्मल वाटर से वॉश आउट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टिकी होती है और उसके जो आयंस है वो निकलते नहीं है वाटर से। तो हम क्या करते हैं, जिप्सम मिलाते हैं उसमें, ठीक है। क्योंकि जिप्सम में क्या होता है, आपके पास कैल्शियम आयन होता है, और कैल्शियम की जो रिएक्टिविटी होती है वो सोडियम से बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है ना। तो कैल्शियम क्या करेगा, सोडियम को हटा देगा वहां से और उसकी जगह खुद आ जाएगा, ठीक है। और आप सभी को पता है कि कैल्शियम की अगर एल्कली है, दैट इज कॉल्ड व्हाइट एल्कली, और व्हाइट एल्कली वाटर से आसानी से साफ हो जाती है, ठीक है ना। तो उसी की वजह से क्या करते हैं हम यहाँ पे जिप्सम ऐड करते हैं, याद रखना है ये क्वेश्चन, ठीक है, और 2 बार पूछा भी जा चुका है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, द क्वांटिटी ऑफ सल्फेट इन पीपीएम कंटेन इन गुड क्वालिटी इरिगेशन वाटर इज। तो देखो ये तो फैक्ट है, डेटा है आपके पास डिपार्टमेंट का दिया हुआ। तो सल्फेट की जो परमिसिबल क्वांटिटी होती है वो होती है आपके पास 0 से लेके 192 पीपीएम के बीच में, ठीक है, याद कर लेना और कोई इलाज नहीं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द क्वांटिटी ऑफ सल्फेट पीपीएम कंटेन बाय, सेम टू सेम क्वेश्चन वापस लिख दिया, छोड़ो इसको। आगे चलते हैं, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज इज कॉज्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास सेम है, यूट्रोफिकेशन इन लेक इज ड्यू टू। आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है, यूट्रोफिकेशन इज। और देखिए यहाँ पे 3 बार ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा जा चुका है। तो आपके पास पूछ रहा है ये यूट्रोफिकेशन क्या होता है, या वाटर बॉडीज में जो यूट्रोफिकेशन होता है वो क्या होता है। देखो इस चीज को समझते हैं तो आप ऐसा मानिए ये मेरे पास क्या है, एक पर्टिकुलर इरिगेशन लैंड है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक वाटर बॉडी है, इधर बनाता हूँ इसको, ये मेरे पास क्या है, इरिगेशन लैंड है, ठीक है ना।
और यहाँ पे मेरे पास एक वाटर बॉडी है, कुछ भी हो सकता है, तालाब, पॉन्ड, लेक, झील, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि आज के टाइम में हम बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एडिशनल प्रोवाइड करवाते हैं सोइल को, मतलब खाद वगैरह बहुत ज्यादा डालते हैं, ठीक है। अब जो मैंने खाद डाली उसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे आपके जनरली एनपीके, ठीक है। जो एनपीके न्यूट्रिएंट्स है आपके मेन न्यूट्रिएंट्स है, वो क्या होगा, जैसे ही मेरे पास रन ऑफ होगा इस सॉइल से, ठीक है, ध्यान रखना, जो मेरी इरिगेशन सॉइल है उससे जब रन ऑफ होगा, रन ऑफ मतलब कि अगर यहाँ पे बारिश हुई तो पानी बह के जाएगा, या अगर मैंने बहुत ज्यादा इरिगेशन वाटर प्रोवाइड करवा दिया तो पानी बह के जाएगा, ठीक है। और ये पानी बह के कहाँ जाएगा, आसपास की जो आपके पास वाटर बॉडी है, ठीक है, आपके पास जो भी नदी नाला तालाब है उसमें जाके क्या होगा, मिल जाएगा। अब यहाँ से जो मेरे पास पानी बह के जा रहा है उसमें ये जो एनपीके हैं या जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स है जो मैंने खाद से प्रोवाइड करवाए थे, ठीक है, वो क्या होंगे, इस पानी के साथ बह के जाएंगे और इस वाटर बॉडी में मिल जाएंगे। अब आपको पता है कि अगर वाटर बॉडी में आपके पास प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, अरे आपके पास वाटर बॉडी में अगर प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं अच्छी खासी मात्रा में, तो क्या हो जाएगा, वहां पे एल्गी का प्रोडक्शन होने लग जाएगा। एल्गी समझते हो ना, एल्गी का क्या होने लग जाएगा, प्रोडक्शन होने लग जाएगा, ठीक है। अरे बात करना इससे देखो एल्गी क्या होती है, एल्गी ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा वाटर है उसके ऊपर एक लेयर बना देती है, ठीक है, बूम हो जाता है एकदम से एल्गी प्रोडक्शन का। और होता क्या है कि जब एल्गी वाटर बॉडी के ऊपर बन जाती है तो ना तो वो सनलाइट जाने देती है नीचे, ठीक है, और जो यहाँ पे जीव जंतु रह रहे हैं, जो यहाँ पे इसके नीचे की प्लांट वगैरह जो है आपके पास, वो क्या होने लग जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे एल्गी का प्रोडक्शन होता है, किसकी वजह से, क्योंकि इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स बह के आ गए मेरे, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है यूट्रोफिकेशन। क्लियर है। ये मैं एक अच्छा प्रोसेस नहीं मानता, क्यों नहीं मानता, क्योंकि ये मेरे लिए जो वाटर बॉडीज है उसकी एफिशिएंसी को डाउन करती है। क्यों करती है, क्योंकि एक लेयर बना देगी अपने ऊपर, ठीक है, उसकी वजह से ना तो यहाँ पे सनलाइट जा पाएगी, और सनलाइट नहीं जा पाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वाटर बॉडी में मेरे पास डीओ घटेगी, डीओ मींस डिसॉल्व ऑक्सीजन, वो घटेगी, तो ना इसमें जीव जंतु पैदा रह पाएंगे, ना इसमें आपके जो पेड़ पौधे नीचे के वो जीवित रह पाएंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज नहीं मानी जाती, क्लियर है। और ये है किसका, ये एक तरीके से नुकसान किसका है या डिसएडवांटेज किसका है, जो बहुत ज्यादा अपन केमिकल प्रोवाइड करवाते हैं ना एग्रीकल्चर में, उसका ये क्या है, नुकसान है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, याद रखना इसको। तो यूट्रिफिकेशन, जो यूट्रोफिकेशन होता है आपके पास, वो किसकी वजह से बनता है, तो यहाँ पे देखिए एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आपके पास ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। क्योंकि बाकी ऑप्शन में क्या है, देखो डिस्चार्ज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड कोई मतलब नहीं है, डिस्चार्ज ऑफ क्लोराइड मतलब नहीं, डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस में इसने बताया नहीं कौन सा है, ठीक है ना। तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास लीचिंग के बारे में, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका लीचिंग के बारे में, और लीचिंग आपको मैं शायद पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। एक बार हल्का सा वापस बता दूंगा जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। लीचिंग इज अ प्रोसेस। अब देखो, आपकी जो सॉइल है, जो आपके पास इरिगेशन लैंड है, उसमें अगर बहुत ज्यादा साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, अगर उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है ऑस्मोसिस प्रोसेस आपका स्लो पड़ जाएगा, वाटर के पास या सॉरी प्लांट के पास वाटर पहुंचना कम पड़ जाएगा, और प्लांट मेरा सूख जाएगा, यील्ड क्या हो जाएगी आपकी, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, ये जो साल्ट की कंसंट्रेशन सॉइल में बढ़ चुकी है इसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको कम करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड लीचिंग। अब कैसे करते हैं इस प्रोसेस को, वो समझ लेते हैं एक बार। देखिए, ये मैंने माना कि ये मेरे पास क्या है, फील्ड है, ये मेरे पास क्या है, फील्ड है। अब इस फील्ड में मैं सबसे पहले तो क्या करूंगा, हल्का सा जुताई करेंगे, थोड़ी सी, मतलब जो मेरे पास सॉइल है उसको प्रिपेयर करेंगे एक तरीके से, ठीक है। और इसमें करेंगे क्या कि यहाँ पे जो मेरे पास सॉइल है, ठीक है, या मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पे मेरे पास जो फील्ड है उसमें एक पर्टिकुलर डेप्थ तक वाटर को फिल कर दिया जाएगा। ऐसा मैंने माना कि मैंने यहाँ पे 20-25 सेंटीमीटर वाटर क्या कर दिया, फिल कर दिया, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा इसको मिक्सअप कर दिया सॉइल के साथ वाटर को। तो होगा क्या, सॉइल में जो मेरे पास साल्ट प्रेजेंट थे, सॉइल में मेरे साथ सॉइल में जो साल्ट प्रेजेंट थे मेरे, वो क्या करेंगे, इस वाटर के साथ डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डिजोल्व और साल्ट होंगे आपके पास ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो मेरा वाटर है उसमें मेरे साल्ट क्या हो गए, डिजोल्व हो गए। और चूंकि यहाँ पे मेरे पास वाटर का हेड प्रेजेंट है, तो ये एक्सेसिव वाटर या एक्सेसिव मेरे पास जो वाटर है ये क्या कर जाएगा, नीचे परकोलेट कर जाएगा, मतलब कि नीचे क्या कर जाएगा, डेप्थ में परकोलेट कर जाएगा। तो इस वाटर के साथ साथ जितने भी साल्ट इसमें घुले हुए हैं वो क्या कर जाएंगे, नीचे जमीन में परकोलेट कर जाएंगे। समझ में आ रही है बात। तो मतलब
जो मेरा रूट जोन था उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन आपकी कम होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि साल्ट मेरा पानी के साथ साथ बह के नीचे जाने लग गया, डेप्थ में जाने लग गया। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? लीचिंग बोला जाता है। क्लियर है? और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार में ही आपका साफ हो, बहुत कम चांसेस होते हैं। इस प्रोसेस को लगभग 3 से 4 बार दोहराया जाता है। मतलब एक बार पानी भरा, फिर सूख गया, फिर वापस पानी भर दो, फिर सूख गया, फिर वापस पानी भर दो। तो 3-4 बार जब ये प्रोसेस करते हैं ना, तब मेरे पास क्या होता है, साल्ट की कंसंट्रेशन अच्छे खासे लेवल पर रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अगर आपके पास ब्लैक एल्कली प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या कर दोगे आप वहां पे जिप्सम ऐड कर दोगे, जिससे कि रिएक्टिविटी उसकी बढ़ जाए। क्लियर है ना? एफिशिएंसी बढ़ जाए। क्लियर है? अब देखिए लीचिंग के बारे में इसने पूछा था, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? by which alkali salt present in the soil are dissolved and drained away। तो ये आपके पास ऑप्शन क्या है यहाँ पे? करेक्ट है, क्योंकि देखिए जो साल्ट है सॉइल में वो डिजोल्व कर दिए मैंने वाटर में और वो ड्रेन आउट हो गए। तो ये ऑप्शन क्या हो गया मेरे यहाँ पे? सही हो गया। क्लियर? तो आपका 14 में क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15 लीचिंग के बारे में ही है, ईएससी का क्वेश्चन है। आपके पास कथन जो है असर्टेन ये दे रखा है, लीचिंग रिक्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ इरिगेशन वाटर दैट मस्ट बी लीच थ्रू द रूट जोन ऑफ द प्लांट इन टू ऑर्डर सॉइल सैलिनिटी एक्सीडिंग अ स्पेसिफिक लेवल। सही बात है, इसमें कुछ बोला नहीं इसने कि जो मेरे पास लीचिंग रिक्वायरमेंट होती है, जिसे अपन जनरली एक फॉर्मूला से फाइंड आउट भी करते थे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। लीचिंग रिक्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ इरिगेशन वाटर, ध्यान से सुनना एक एक टर्म को, दैट मस्ट बी लीच थ्रू द रूट जोन ऑफ प्लांट टू ऑर्डर सॉइल सैलिनिटी एक्सीडिंग अ स्पेसिफाइड लेवल। तो मेरे पास अगर सॉइल में सैलिनिटी एक स्पेसिफाइड लेवल से अप जा रही है, एक्सीड कर रही है, तो उस पर्टिकुलर सैलिनिटी को डिक्रीज करने के लिए या लीच आउट करने के लिए इरिगेशन वाटर का एक पार्ट यूज किया जाता है। मतलब अगर मेरे पास 100 क्यूमेक इरिगेशन वाटर आ रहा है, तो मैंने उसमें से 10 क्यूमेक वाटर को यूज कर लिया, और इस पार्ट को जो कि इरिगेशन वाटर का मैंने इस पर्टिकुलर वर्क के लिए यूज किया है, इसे क्या बोला जाता है? लीचिंग रिक्वायरमेंट बोला जाता है। सही बात है, तो आपके पास जो कथन है वो क्या है? सही है। ठीक है, रीजन देखें इसका, द कॉन्सेप्ट ऑफ लीचिंग रिक्वायरमेंट कैन बी यूज्ड टू कंप्यूट द क्वांटिटी ऑफ ड्रेनेज वाटर दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ आइडेंटिफाइड लैंड स्फीयर। तो देखिए जो कॉन्सेप्ट होता है लीचिंग रिक्वायरमेंट का, वो ड्रेनेज वाटर को कंप्यूट करने के लिए तो यूज नहीं किया जाता। ठीक है ना, ये तो आपको भी पता है। तो सॉरी सॉरी जो आपके पास कॉन्सेप्ट होता है, सॉरी आई एम सॉरी, जो आपके पास कॉन्सेप्ट होता है लीचिंग रिक्वायरमेंट का, वो ड्रेनेज वाटर को कंप्यूट करने के लिए यूज किया जा सकता है। क्योंकि ड्रेनेज वाटर क्या है? आपका सॉइल में से वाटर का ड्रेनेज होना, ड्रेन आउट होना। तो अगर मैं लीचिंग वहां पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, लीचिंग का मेरे पास वाटर के वॉल्यूम या वाटर की क्वांटिटी मेरे पास नॉन है, तो मैं ड्रेनेज वाटर की क्वांटिटी भी क्या कर सकता हूँ? यहाँ से निकाल सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये बात भी मेरी क्या है? एक तरीके से सही है। लेकिन जो मेरे पास रीजन है वो आपके अनसर्टेन को क्या नहीं कर रहा? एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उसका कोई आपस में मेल जोल नहीं। क्लियर है ना? तो लीचिंग रिक्वायरमेंट वाला जो आपके पास कथन है वो भी सही है, नीचे वाला कारण भी सही है, लेकिन एक दूसरे को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे। ठीक है ना? तो आपके पास बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखें आप, क्या बोला है? अ ड्रेनेज कोफिशिएंट इज, पहले अपन क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। द रेट एट विच वाटर इज रिमूव्ड बाय अ ड्रेन इज कॉल्ड, सेम क्वेश्चन है और इसे बोला जाता है ड्रेनेज कोफिशिएंट। आप सभी को पता होगा ड्रेनेज कोफिशिएंट होता क्या है, कि जो मेरा ड्रेन है, जो मेरा ड्रेन है, ड्रेन सिस्टम समझते हो ना? ठीक है, एक्सेसिव वाटर जो होता है, एक्सेसिव ग्रेविटी वाटर जो होता है, उसको निकाला जाता है सॉइल में से, उसे अपन ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं और शॉर्ट में ड्रेन बोलते हैं उसको। ठीक है ना? तो मेरा जो वाटर है, क्लियर है, वो किस रेट से आपका ड्रेन आउट कर रहा है। ठीक है, वो आपका किस रेट से ड्रेन आउट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज कोएफिशिएंट। या अगर मैं इसको दूसरी टर्म में बोलूं, तो मेरे पास पर यूनिट टाइम में कितना वाटर ड्रेन कर गया या ड्रेन आउट हो गया, दैट इज कॉल्ड आपका ड्रेनेज कोएफिशिएंट। समझ में आई बात? एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितना वाटर आपका सॉइल से ड्रेन आउट कर गया, दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज कोएफिशिएंट। क्लियर है? अब जो वाटर होता है मेरे पास, वो जनरली लिया जाता है हेड में और वो लिया जाता है सेंटीमीटर में। ठीक है, और जो मेरे पास टाइम होता है वो जनरली लिया जाता है 1 डे या 24 आवर्स कुछ भी। अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर सॉइल है या पर्टिकुलर कंडीशन है, उसमें आपको ड्रेनेज कोएफिशिएंट दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक दिन में इस पर्टिकुलर कंडीशन में या इस पर्टिकुलर सॉइल में एक दिन में आपका 4 सेंटीमीटर वाटर या 4 सेंटीमीटर हेड ऑफ वाटर,
ठीक है, क्या हो गया, ड्रेन आउट हो गया। समझ में आ गई आपके पास बात, ठीक है। और वाटर को किस लिए नापते हैं अपन, हेड में नापते हैं, ये आपको बात पता होगी, पूरे इरिगेशन में हेड में ही चलता है, ये डेप्थ में चलता है, ठीक है ना। तो 4 सेंटीमीटर डेप्थ निकल चुकी है वाटर की, किसमें, 1 घंटे में, सॉरी 1 दिन में, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका ड्रेनेज कोएफिशिएंट। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 का तो आंसर निकल ही गया, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या बोल रहा है, अ ड्रेनेज कोएफिशिएंट डैश। आगे देखें, ऑप्शन देखें इसके, ऑप्शन में है इसके पास आपका डिसाइड द चॉइस ऑफ मेथड ऑफ ड्रेनेज। बी ऑप्शन है आपके पास डिसाइड द काइंड ऑफ क्रॉप दैट कैन बी ग्रोन ऑन द लैंड। तो इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। क्रॉप के बारे में क्यों बताएगा, वो तो आपको हेड बता रहा है ना कितना निकला है। सी ऑप्शन देखिए, इट इज द डेप्थ ऑफ वाटर दैट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ड्रेनेज एरिया इन यूनिट टाइम। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। यूनिट टाइम मतलब मैं कुछ भी ले सकता हूँ, उसकी यूनिट डे अपने पास जनरली चलती है, ठीक है। तो एक यूनिट टाइम में कितनी वाटर डेप्थ रिमूव की जा चुकी है ड्रेनेज से, वो क्या कहलाता है, आपका ड्रेनेज कोएफिशिएंट कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, Question number 18 is the irrigation water is said to be unsatisfactory if it contain। ठीक है। अब देखो, आपका जो इरिगेशन वाटर है वो अनसेटिस्फैक्टरी कहला दिया जाएगा या हो जाएगा कब या किस कंडीशन में। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, केमिकल टॉक्सिक टू प्लांट और टू पर्सन यूजिंग प्लांट एज फूड। ठीक है, अगर मेरा जो इरिगेशन वाटर आ रहा है उसमें आपके पास केमिकल टॉक्सिक है, टॉक्सिक मतलब एक तरीके से जहर, जो कि प्लांट और पर्सन, ठीक है, दोनों के लिए क्या है, नुकसानदायक है। तो मेरा जो इरिगेशन वाटर है उसको क्या मान लिया जाएगा, अनसेटिस्फैक्टरी मान लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। दूसरा देखिए, केमिकल विच रिएक्ट विद द सॉइल टू प्रोड्यूस अनसेटिस्फैक्टरी मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इरिगेशन वाटर है मेरा, उसमें ऐसे केमिकल आ रहे हैं जो मेरी सॉइल है उसे क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और अनसेटिस्फैक्टरी मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे। ठीक है, या आपके पास हेजार्डियस कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के वाटर को भी क्या माना जाता है, अनसेटिस्फैक्टरी माना जाता है। थर्ड देखिए, बैक्टीरिया इंजूरियस टू पर्सन और एनिमल ईटिंग प्लांट इरिगेट विद दैट वाटर। ठीक है, तो मेरे पास जो इरिगेशन वाटर आ रहा है उसमें कुछ बैक्टीरिया बह के आ रहा है जो कि मेरा पर्सन और एनिमल दोनों के लिए क्या है, हेजार्डियस है, इंजूरियस है। तो इस टाइप के इरिगेशन वाटर को भी आपका अनसेटिस्फैक्टरी माना जाएगा। ठीक है, तो 18 का आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। क्लियर है ना। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है कि what are the 3 classes of soil on the basis of their soluble salt concentration और exchangeable sodium content। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि soluble salt की कंसंट्रेशन और एक्सचेंजेबल सोडियम कंटेंट या एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट, इसके बिहाफ पे सॉइल के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है आपके पास, पहली होती है सेलाइन सॉइल, दूसरी होती है आपके पास एल्कली सॉइल और तीसरी होती है आपके पास सेलाइन एल्कली सॉइल। ठीक है, देखो सेलाइन सॉइल जो होती है उसमें आपके पास जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसमें कौन से साल्ट होते हैं ये भी ध्यान देने वाली बात है, इसमें कौन से साल्ट होते हैं। ठीक है, इसमें होते हैं आपके पास सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, अगर मैं एल्कली सॉइल की बात करूं तो इसमें जनरली आपके पास होता है सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ सोडियम। ठीक है, और सेलाइन और एल्कली सॉइल या सेलाइन एल्कली सॉइल में क्या होता है, इन दोनों का मिक्सअप होता है एक तरीके से। ठीक है, सेलाइन सॉइल जो होती है आपके पास, इसमें जो एल्कली होती है, इसकी जो एल्कली होती है उसे बोला जाता है व्हाइट एल्कली। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। एल्कलाइन सॉइल है या एल्कली सॉइल है, इसकी एल्कली को बोला जाता है ब्लैक एल्कली, क्योंकि ये जो सॉइल होती है इसमें साल्ट की एक ब्लैक लेयर बन जाती है सॉइल के ऊपर। ठीक है, और सेलाइन सॉइल के केस में कैसी बनती है, आपके पास व्हाइट लेयर बनती है। आपने देखा होगा खेतों में, ठीक है, जहाँ पे साल्ट की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है या ऐसे केस जहाँ पे बहुत ज्यादा खारा पानी होता है, वहाँ पे क्या होता है, खेतों के ऊपर एक या तो सफेद सफेद सी परत, ठीक है, एक बड़ी मजबूत सी सफेद सी परत बन जाती है, एक काली काली सी परत बन जाती है, वो साल्ट की वजह से ही बनती है। ठीक है ना, तो ये आपके पास दो चीजें पता लग गई। और सेलाइन और एल्कली सॉइल में आपके पास दोनों में से कोई भी मिलने के चांस है, क्योंकि ये जो थर्ड वाला केस है ना, ये दोनों का मिक्सअप है। ये क्या है, दोनों का मिक्सअप है। क्लियर, ध्यान रखना, सेलाइन सॉइल में व्हाइट एल्कली होगी और एल्कली सॉइल में आपके पास ब्लैक एल्कली होगी, याद रखना इस चीज को। ठीक है, क्योंकि जो आपके पास सोडियम आयन है उसकी जो एल्कली बनती है बहुत ज्यादा आपकी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग होती है, ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, और वाटर में डिजोल्व नहीं होती। ठीक, क्लियर।
ये हो गया आपके पास। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज भी आप याद रख लें। पहले तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही रहा है ना। क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपसे पूछा क्या था कि सोल्यूबल साल्ट कंसंट्रेशन और एक्सचेंजेबल सोडियम कंटेंट के बिहाफ पे सॉइल के टाइप क्या होते हैं। तो आपको पता लग गया, पहला तो सैलाइन, दूसरा एल्कली और तीसरा सैलाइन एल्कली सॉइल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट। ठीक है, लेकिन ये जो तीनों सॉइल है ना, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और ये आपकी आगे काम आएंगी, इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो देखिए सैलाइन सॉइल जो होती है उसके लिए अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखना चाहूँ तो वो होती है आपकी 4000 से ज्यादा, जबकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सैलाइन एल्कली सॉइल की भी 4000 से ज्यादा होती है, जबकि एल्कली सॉइल की 4000 से कम होती है। ठीक है, अगर मैं ESP दैट मींस एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज की बात करूं तो सैलाइन सॉइल के लिए लेस देन 15 होता है, सैलाइन एल्कली सॉइल के लिए ग्रेटर देन 15 होता है और एल्कली सॉइल के लिए ग्रेटर देन 15 होता है। पीएच वैल्यू की बात करूं तो ये यहाँ पे पीएच वैल्यू है, सैलाइन सॉइल की लेस देन 8.50 होती है, सैलाइन एल्कली की 8.50 के आसपास होती है, एल्कली सॉइल की 8.5 से 10 के बीच में होती है। ठीक है, इन पे भी क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको टेबल बता दी। ठीक है, और क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं तो आप टेबल को थोड़ा सा देख लेना। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी लेना है इसका ले लो। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है उस टेबल के हिसाब से है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, फॉर इरिगेशन पर्पज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर शुड बी। तो मैंने आपको पहला पहला जो क्वेश्चन था उसमें बताई थी कि जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपके पास, 5.5 से 7.5 के बीच में मानी जाती है, ऐसा माना जाता है आपका। ठीक है ना, तो इस रेंज में देख लो आपका कौन सा ऑप्शन है। डी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन आपका नहीं है। ठीक है, 3 से 6 भी नहीं माना जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कम है। ऑप्शन बी आपका पूरी तरीके से सुटेबल दिख रहा है, हालांकि एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन इन चार ऑप्शन को देखते हुए सुटेबल है आपके पास, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपके पास, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ स्ट्रांगली एल्कलाइन सॉइल। तो देखिए एल्कलाइन सॉइल जो होती है आपके पास वो चार तरह की होती है, वो आपके पास चार तरह की होती है। मैं आपके पास टेबल बना देता हूँ हल्की सी, याद कर लेना आप अगर चाहो तो। वो सबसे पहले होती है आपके पास स्लाइड एल्कलाइन सॉइल। ठीक है, और इसकी जो ईएसपी होती है, अरे यार आगे चले गए तो, सॉरी सॉरी सॉरी, आपके पास सबसे पहली होती है स्लाइड एल्कलाइन सॉइल, और इसकी जो आपके पास पीएच वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 7.4 से लेके 7.8 के बीच में। दूसरी होती है मेरे पास मॉडरेट एल्कलाइन सॉइल, इसकी जो पीएच होती है आपके पास दैट इज 7.9 टू 8.4। ठीक है, थर्ड होती है आपके पास स्ट्रॉन्ग, बोल सकते हैं इसको स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉइल, और इसकी पीएच होती है आपके पास 8.4 से लेके 9.0 के बीच में। और फोर्थ होती है आपके पास वेरी स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉइल, इसकी पीएच होती है आपके पास ग्रेटर देन 9.0। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन सॉइल मतलब स्ट्रॉन्ग के बारे में पूछा है, तो इसकी होगी आपके पास 8.4 से लेके 9.0, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैच कर जाएगा। क्लियर है ना। देखो यार ये डेटा है, इसके बारे में ना तो मैं आपको समझा सकता हूँ क्योंकि ये डेटा आपके पास बुक में दिए हुए हैं और आपको याद ही करने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, आपको याद होगा तो कर दोगे, नहीं है तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें समझने वाली तो कोई बात है नहीं, डेटा है याद कर लो और कोई इलाज नहीं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22, द सार ऑफ हाई सोडियम वाटर लाइज बिटवीन। तो मैंने आपको सार वैल्यू बताई थी, हाई सोडियम की कितने के बीच में होती है, 18 टू 26 के बीच में। अगर 0 से 10 के बीच में है तो ये कहलाता है आपका लो सैलाइन वाटर या लो सोडियम वाटर। 10 टू 18 के बीच में है तो ये कहलाता है आपका मीडियम सोडियम वाटर। 18 टू 26 है तो ये कहलाता है आपका हाई सोडियम वाटर, और 26 से ज्यादा है तो ये कहलाता है आपका वेरी हाई सोडियम वाटर। तो आपसे हाई के बारे में पूछा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी 18 टू 26। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट है 24, if electrical conductivity ratio of water is between 250 to 750 micromho per centimeter at 25 degree centigrade, then it is classified as। तो देखिए सबसे पहली बात तो कि जो मेरे पास साल्ट कंसंट्रेशन होती है उसे अपन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के फॉर्म में भी क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, एक बात मैं आपको बताऊं, देखो अगर मैं आंसू जल लूं, मैं डिस्टिल वाटर लूं, तो डिस्टिल वाटर में से करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि इसमें साल्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैं जितने ज्यादा इसमें अशुद्धि मिलाता जाऊंगा, ठीक है, मतलब साल्ट मिलाता जाऊंगा, इसमें क्या होता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर
यहाँ पे मैं देखूं तो मेरे पास जैसे जैसे साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मेरे पास इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी उसकी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी उस वाटर की साल्ट कंसंट्रेशन क्या होगी मेरे पास उतनी ही ज्यादा होगी। ये रिलेशन क्या करते हैं अपन यूज में लेते हैं इरिगेशन वाटर की क्वालिटी चेक करने के लिए। क्लियर है ना। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है आपकी वो हमेशा मेजर की जाती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। क्योंकि जो रिएक्टिविटी होती है साल्ट की या जो कैटायन एनायंस की वो टेम्परेचर के साथ घटती बढ़ती है, तो एक स्टैंडर्ड लिया जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है दैट इज माइक्रो महो पर सेंटीमीटर। क्लियर ना। ठीक। अब देखिए अगर मेरे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ली जा रही है, वो मेरी अगर 250 से कम है तो इस पर्टिकुलर वाटर को बोला जाएगा लो सैलिनिटी वाटर। लो सैलिनिटी वाटर। क्लियर है। अगर ये है मेरी 250 से 750 के बीच में तो ये बोला जाएगा मेरा मीडियम सैलिनिटी वाटर। क्लियर। अगर ये मेरी 250 सॉरी अगर ये मेरी 750 से 2250 के बीच में है तो दैट इज कॉल्ड हाई सैलिनिटी वाटर। और अगर ये 2250 से ज्यादा है तो ये बोला जाएगा मेरा वेरी हाई सैलिनिटी वाटर। क्लियर है। इनके पर्टिकुलर नोटेशन भी होते हैं। लो सैलिनिटी वाटर को शो करते हैं अपन C1 से, मीडियम को करते हैं C2 से, हाई को करते हैं C3 से और वेरी हाई को करते हैं C4 से, ठीक है। और सार वैल्यू के भी आप पे जो चलता है ना अपना, वहां पे करते हैं S1 S2 S3 और S4, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा था अगर मेरे पास जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है 250 से 750 के बीच में हो तो कौन सा होगा आपके पास, मीडियम सलाइन वाटर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है आपसे, इरिगेशन वाटर हैविंग द कंसंट्रेशन ऑफ Na+2 सोडियम +2 सॉरी कैल्शियम +2 एंड मैग्नीशियम +2 एज 23 एंड 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इट विल क्लासिफाइड एज। तो आपके पास सोडियम कैल्शियम और मैग्नीशियम तीनों को मिली इक्विवेलेंट दे रखे हैं, साल वैल्यू का अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्या होगी आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम के मिली इक्विवेलेंट डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कैल्शियम के मिली इक्विवेलेंट प्लस में मैग्नीशियम के मिली इक्विवेलेंट डिवाइड बाय 2। सारी वैल्यू आपके पास है, सारी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 20/3 + 1/2। क्लियर ना। 20 ये कितना हो जाएगा आपके पास 2, 4/2 2 हो जाएगा ना। और ये आपके पास कितना आ जाएगा निकल के 20/1.414 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना, आपके पास सार वैल्यू आ जाएगी और सार वैल्यू जो आए वो मुझे बताना, ठीक है ना। और उसके बाद कौन सी क्वालिटी होती है वाटर की वो भी मेरे को बताना, ठीक है ना। आपके पास सार दे रखी है ना, और सार वैल्यू की भी आप अपन क्वालिटी पता लगा सकते हैं, तो मुझे आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आप बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 आपका कह रहा है टू रिड्यूस द सैलिनिटी बाय लीचिंग द बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन इज। तो जब आप लीचिंग करते हो तो आपको पानी क्या है भर के रखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज करोगे तो पानी को भरने में आप बहुत ज्यादा एफिशिएंसी लगाओगे, ठीक है। बहुत ज्यादा आप क्या लगाओगे, लेबर लगाओगे, बहुत ज्यादा आप लाइट लगाओगे, तो ये आपके पास सही नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए फरो इरिगेशन भी सही नहीं है, क्योंकि फरो इरिगेशन में ओनली 20 से 50% पार्ट ही आप क्या करते हो, वेट करते हो, ठीक है। चेक फ्लडिंग सही है। चेक फ्लडिंग में अपन क्या करते हैं, फील्ड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उनको एक पर्टिकुलर डेप्थ तक वाटर से भर दिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखें। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक एल्कली। तो मैंने ब्लैक एल्कली आपको बताया था क्या होता है, सोडियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। अब NaCl मतलब जो सोडियम के क्लोराइड होते हैं वो एक नॉर्मल साल्ट होता है और वो बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करता। तो सोडियम का जो सल्फेट होता है दैट इज कॉल्ड ब्लैक एल्कली। तो ये होगा आपके पास आंसर Na2SO4। क्लियर। इसे बोला जाता है ब्लैक एल्कली, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। और आने के चांसेस देखो क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि इरिगेशन का वेटेज बढ़ चुका है, तो क्वेश्चन अब कहीं से भी पूछे जा सकते हैं इरिगेशन से। तो आप इस चीज की तो फिक्र ही छोड़ दें कि यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे कुछ जो इरिगेशन के वाटर क्वालिटी से मैंने निकाले, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपको मिले तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप शेयर कर सकते हो उसको, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। हालांकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके पास अच्छे हैं नहीं, अगर आपको मिलेंगे तो रिपीटेटिव मिलेंगे लगभग, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, लगभग निपट गया है। आपके पास इसकी सॉफ्ट कॉपी या सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। टेलीग्राम से डाउनलोड करना, इसका रिविजन करना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो अपने चैनल पे डिस्कस कर लिया करो। क्लियर है ना। धन्यवाद।